नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हो डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। आज यहाँ पे हम स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। साथ में फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जो फंडामेंटल का पिटारा खुलेगा उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 795 रुपये 50 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 7 रुपये 60 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखो, मैंने लगातार पिछले 1.5-2 महीने से हम इस स्टॉक को लेकर एक बड़ी कवरेज आपको दे रहे थे। मैं आपको बार बार कह रहा था, भाई अगर आपके पास एसबीआई बैंक की कोई भी होल्डिंग है तो कम से कम 20 से 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। 20 से 25 सितंबर के बाद आपको स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हो सकता है बीच बीच में अपर सर्किट भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा तो फ्लैट में अपर सर्किट तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ धीरे धीरे स्टॉक अपने अपर सर्किट की हायर वैल्यू को अचीव करने वाला है। देखो, इस साल चल रहा है लीप ईयर, तो यहाँ पे जो टारगेट है वो ये तो होगा नहीं कि भाई इस बार थोड़ा सा ज्यादा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लीप ईयर में लिक्विडिटी के कंसर्न को लेकर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक्स अपने जो पिछले साल की जो हायर वैल्यू है उसके नियर बाय तक ही जाते हैं। उसके बाद वहां पे एक फ्लैट लेवल का आपको गिरावट देखने शुरू हो जाएगी और अगले साल फिर आपको स्टॉक में एक ताबड़तोड़ यहाँ पे आपको जबरदस्त लेवल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉक के टारगेट की बात करें तो अगर लीप ईयर नहीं होता तो यहाँ पे जो टारगेट होता वो कम से कम 1200 या 1300 रुपए के आसपास होता। लेकिन इस बार जो टारगेट होने वाला है वो आपका 940 प्लस के आसपास होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप 900 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। जैसे ये इस टारगेट के नियर बाय पहुंचेगा, यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, उसके लिए आपको फंडामेंटल पूरा को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करने वाले हैं स्टॉक के यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्टॉक 543 रुपये 20 पैसे से चल के 912 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे 80% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक में 1.72% का डिविडेंड है, जो काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। मोस्टली कंपनी डिविडेंड उस केस में देती है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। जिन स्टॉक्स के अंदर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की कूट कूट के वहां पे भरे होते हैं, वहां पे आपको डिविडेंड देखने को कभी नहीं मिलता। अगर बात करें स्टॉक के पी के रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे जो पी रेशियो 10.46 है। देखो, देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है एवरेज से थोड़ी सी आपको बिलो देखने को मिलेगी। मान लो ये एवरेज पॉइंट है, इससे थोड़ा सा आपको बिलो देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपर सर्किट तो ये करेगा, क्योंकि अपर सर्किट की जो हायर वैल्यू का अचीव करना एक अलग चीज होती है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड का मतलब ये एवरेज से कम का मतलब है यहाँ पे जो प्रोग्रेस जिस स्पीड से वो आगे बढ़ेगा वो स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे आपको एक एवरेज स्पीड देखने को मिलेगी। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में कि भाई यहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटी साथ में जो कंपनी की सेल्स एक्टिविटी है वो कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करके दे रही है, कंपनी को कितने ज्यादा प्रॉफिट में रख रही है। उसके लिए हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी, साथ में क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर डालनी पड़ेगी जून 2024 की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी जो स्टॉक का रिवेन्यू है वो यहाँ पे 76,000 करोड़ के आसपास है, 76,000 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। अगर यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 19,000 करोड़ की नेट इनकम है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4.5% से ज्यादा की 4.25% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 23.96 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15.5 के नियर बाई ग्रोथ के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 15.5% की नियर बाई ग्रोथ के साथ देखने को मिल रहा है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.42% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2.30% की गिरावट के साथ आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर स्टॉक की थोड़ी सी और डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। देखो, अगर मार्केट कैपिटल की बात करें और शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है स्टॉक की वो काफी जबरदस्त और पॉजिटिव है। देखो, अगर यही शेयर प्राइस किसी भी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 4 या 5 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी मेटल या फिर मेटल से रिलेटेड किसी भी मैन्युफैक्चरर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और यही मार्केट कैपिटल अगर आपको किसी ज्वेलरी स्टॉक का मिलता तो यहाँ पे आपको 5,000 से लेके 8 या 10,000 के आसपास मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिलती, 5-10 हजार
करोड़ के आसपास आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। देखो मार्केट कैपिटल का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और मार्केट कैपिटल अगर किसी भी स्टॉक की वहाँ पे डाउन चली जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये होता क्यों है, इसके पीछे का एक रीजन है। मान लो कोई भी शेयर है, तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़े से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। जैसे शॉर्ट शेयर दौड़ेगा तो लोग धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, धड़ाधड़ वहाँ पे पैसा लगाएंगे और पब्लिक होल्डिंग जो है वो बढ़ जाती है, प्रमोटर वहाँ माल बेच के निकल जाते हैं और स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। साथ में जो स्टॉक की अगर मान लो शेयर प्राइस गिरेगा तो हमारे पब्लिक इन्वेस्टर सिर्फ किनारे पे बैठ के तमाशा देखते हैं, लेकिन प्रमोटर क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा वो खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करेंगे और वहाँ से आपको स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जो स्टॉक की अगर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट बोले जाते हैं। एक होता है आरओसी और दूसरा होता है आरई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जो मतलब सॉरी जो इक्विटी है, इक्विटी के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में, तो वो यहाँ पे उसका जो रेशियो है वो 15 रुपये 58 पैसे के आसपास है। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा, मतलब जो इक्विटी का कन्वर्जन यहाँ पे कैपिटल में है, साथ में डिविडेंड को लेके भी है, तो यहाँ पे जो आपको आरओसी मिलेगी वो 3 रुपये 30 पैसे के एवरेज प्राइस के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक का, देखो बुक वैल्यू को समझते हैं क्या चीज़ होती है। स्टॉक की जो भी लाइफ टाइम बाई और सेल एवरेज होती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। और देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो बुक वैल्यू ही होती है। कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर वो अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन एफआईआई डीआईआई और प्रमोटर्स की वहाँ पे दब की ठुकाई होती है, दब की पिटाई होती है। और जिस स्टॉक्स के अंदर एक बार प्रमोटर्स की पिटाई हो गई उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और वो कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है और एएसएम जीएसएम की कैटेगरी में उसको सेबी डाल देता है। साथ में उसमें सर्विलेंस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, साथ में बात अगर की जाए रिकवरी अमाउंट की कि भाई इन केस ऑफ अगर कंपनी आपकी डिलिस्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पर शेयर 1 रुपये मिलेगा जो कि इसकी फेस वैल्यू है। चाहे आपने शेयर कितने भी रुपए पे खरीदा हो, लेकिन यहाँ पे जो आपकी शेयर की क्वांटिटी है वो मेजर करती है, पर क्वांटिटी आपको 1 रुपये एज ए रिकवरी अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कंसिडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो जाहिर सी बात है आप अपना प्रॉफिट गेन करके वहां से निकल लोगे। और अगर मान लो आपने शेयर खरीद लिया और आपको न्यूज़ का पता चल गया कि भाई ये कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो जाहिर सी बात है या तो आप प्रॉफिट के साथ निकलोगे या फिर आप थोड़ा बहुत लॉस खा के वहां से निकल लोगे। फेस वैल्यू तक आने का इंतजार कोई भी नहीं करता। ठीक है, अब बात करने वाले इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टाइम में अलग अलग टाइम पीरियड की बात करें तो अगर आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तब भी आपको यहाँ कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे भी कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 24% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 32% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 53% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 76% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 4 साल के लिए इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 318% की नियर बाई आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर 5 ईयर्स के लिए आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 211% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक एवरेज देखें यहाँ पे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 6 महीने और 9 महीने में एक अच्छा खासा रिटर्न है। बाकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा आप यहाँ पे होल्ड करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पे 5 ईयर्स जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना किसी भी स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि भाई हमें स्टॉक बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितनी प्रोग्रेस बाकी है स्टॉक में या कितनी प्रोग्रेस बाकी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पता चलता है भाई किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबा रखा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 57.47% थी, जो इस साल घट के यहाँ बढ़ के यहाँ पे 57.54% हो गई है।
ठीक है। साथ में अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर में यहाँ पे 24.83% थी, जो इस साल घट के 23.61% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे हम बात करें FII की होल्डिंग की, तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो FII की होल्डिंग थी वो 10.5% के आसपास थी, 10.36% के आसपास थी, जो इस साल यहाँ पे गिर के इसकी होल्डिंग 11.16% के बढ़ के यहाँ पे 11.16% हो गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, DII की होल्डिंग में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और FII की होल्डिंग में थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में। लास्ट ईयर यहाँ पे 7.30% की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 7.67% के आसपास आके होल्डिंग खड़ी हो गई है। साथ में अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.03% की होल्डिंग थी, जो इस साल भी 0.03% की होल्डिंग के साथ यहाँ पे खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट होल्डिंग है साथ में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, तो देखो अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी स्टॉक के अंदर मिनिमम कितना होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए, एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस के लिए। तो देखो अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे प्रमोटर की, DII, FII और गवर्नमेंट, इन तीनों चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम उसका रेशो 35% के नियर बाई होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसके नियर बाई या इससे जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर इससे जितनी कम होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी मैं तो ये सुजेस्ट करूंगा उस स्टॉक से आपको भारी हो जाना चाहिए। वहां पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम की जगह एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और लॉस के अलावा आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 70% से ज़्यादा की आपको इन चारों की होल्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और वहां पे आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए इस स्टॉक के अंदर तो इस स्टॉक के अंदर कम से कम 96% की होल्ड यहाँ पे 93% के आसपास की यहाँ पे एक 92% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को आपको मिलती है, जिसमें प्रमोटर, DII, FII और गवर्नमेंट, इन चारों की जो होल्डिंग है वो 92% के आसपास है। तो स्टॉक में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलता है। ठीक है, होल्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी वहां पे आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर मान लो ये रेशियो 50% के आसपास होता है, 50% के आसपास, तब आपको शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन होल्डिंग अगर ज्यादा हो जाती है तो वहां पे शॉर्ट टर्म का रिटर्न कैंसिल हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रमोटर वगैरह बाई नहीं करते, तो वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म में ही आपको इनमें रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कब मिलेगा? जब मान लो वहां पे 50% होल्डिंग जो है पब्लिक इन्वेस्टर्स की हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर्स ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इंट्राडे वगैरह सबसे ज़्यादा खेलते हैं। तो उसको उस केस में आपको उस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी कवरेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक को लेके और अब तक की सबसे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, आप उस वीडियो से अपने आप को अपडेट करते रहें स्टॉक मार्केट के बारे में, साथ में अपने आप को इंफॉर्मेटिव बनाते रहें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।